हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों रेणु भाटिया ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रेणु भाटिया, जिन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेणु भाटिया है, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होने वाला है, तो 3 वर्ष का होने वाला है। मतलब इनको 3 वर्ष के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार भी निभाया था। और इसके अलावा दोस्तों, आयोग की जो उपाध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज, इनका जो कार्यकाल है वो भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है हरियाणा सरकार से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, रेणु भाटिया। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यह बने हैं मनोज पांडे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। तो यह निर्माण किया है चाइना के वैज्ञानिकों ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो दोस्तों, ये जो संख्या है वो कितनी है, तो 1.47 लाख है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 19 जनवरी को दोस्तों एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इब्राहिम उपकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह राष्ट्रपति थे माली के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। तो यह बनाया गया है लद्दाख में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन था कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो इस पुरस्कार को जीत लिया है दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नूसंतारा हो गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है उसका जवाब तो कम से कम दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे मतलब 7 से 8 लोग ने आज सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है उसका जवाब तो जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरसंचार संघ के फिर से परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है। तो यह चुना गया दोस्तों हमारे देश भारत को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत को फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इस परिषद के सदस्य के रूप में दोस्तों भारत को फिर से नियुक्त किया है। भारत दोस्तों 1952 से ही इसका नियमित सदस्य बना हुआ है। और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की सभी 15 विशिष्ट एजेंसियों में से सबसे पुरानी भी है। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 भारत। फिर से परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है, तो भारत को। और कितने वर्ष के लिए दोस्तों, तो 4 वर्ष के लिए चुना गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया दोस्तों ब्रह्मोस के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1।
तो भारत ने 20 जनवरी 2022 को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है और इस मिसाइल को दोस्तों उड़ीसा के बालासोर तट से दागा गया है। डीआरडीओ के अनुसार इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के आईएनएस विशाखापट्टनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो भारत और रूस द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित हो सकती है और यह दोस्तों 290 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट हिट कर सकती है। और हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 35.5 करोड़ डॉलर का समझौता भी किया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, मतलब ब्रह्मोस। डीआरडीओ के द्वारा 20 जनवरी 2020 को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बन गई है दोस्तों रॉबर्टा मेट्सोला। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 रॉबर्टा मेट्सोला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 रॉबर्टा मेट्सोला। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि हाल ही में यूनिसेफ की जो नई प्रमुख है वो कौन बनी थी? तो यह कैथरीन रसेल बनी थी। और यहीं पे हम एससीओ की बात करें मतलब संघाई सहयोग संगठन के, इसके भी नए महासचिव नियुक्त किया है, तो उनका नाम है दोस्तों झांग मिंग। और अगला पॉइंट है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन मतलब ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो यह बन गए दोस्तों थम अल घिस, ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीनियस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों अल्बर्ट बोरला को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अल्बर्ट बोरला है यह फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ है। उन्हें कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। बोरला 225 से अधिक वर्षों से फाइजर में काम कर रहे हैं और वर्ष 2019 में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही कुछ समय पहले दोस्तों सीईओ बने थे और फाइजर वैक्सीन दिसंबर 2020 में आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिका में अनुमति प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन भी बन गई थी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 अल्बर्ट बोरला। मतलब जिन्हें 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है दोस्तों सानिया मिर्जा ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुकी है। सानिया ने प्रोफेशनल करियर की जो शुरुआत है वो सन 2003 से की थी और वह सिंगल्स में टॉप 100 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी है। और सानिया दोस्तों डबल्स में नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी है। तो दोस्तों ये सानिया मिर्जा से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 सानिया मिर्जा। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोस्तों हाल ही में निवेशकों की शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में निवेशकों को सटीक ज्ञान देना और उन्हें सशक्त बनाना। और यह ऐप दोस्तों फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी की, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में दोस्तों इसे वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सेबी है इसका उद्देश्य क्या है? तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सेबी से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों व्यापार और विकास
पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दृष्टिकोण सकारात्मक बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंड रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना भी नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके महासचिव कौन है दोस्तों? तो यह रेबेका ग्रीनस्पैन है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इसको कौन जारी करता है? तो अनकट मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसे जारी करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की जो मेजबानी है वह भारत कर रहा है। टूर्नामेंट में दोस्तों 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी और एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप का जो आयोजन है वो कहां पर होने वाला है? तो नवी मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह दोस्तों कौन सा संस्करण है? तो 2022 में यह 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे कि एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो भारत करने वाला है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों हम शुरुआत करेंगे डेली जी के तड़का डोज की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि खेलो इंडिया 2023 की जो मेजबानी है वो निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों जो भी स्टेट इसका करेक्ट आंसर होगा उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो अब दोस्तों शुरुआत करते डेली जी के तड़का का डोज 7। तो यह दोस्तों आपके लिए मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है? तो यह मकबरा है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का। याद रखना आपको कि बीजापुर का जो गोल गुंबद है यह दोस्तों किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे इनके बीच तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे तराइन की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि तराइन की जो पहली लड़ाई थी मतलब 1191 ईस्वी में जो हुई थी वह पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों किसे पराजित किया था? तो याद रखना है इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए बन गए कौन कौन से? जो तराइन की जो पहली लड़ाई थी किन किन लोगों के बीच लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जो विजयी हुई थी वो किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और पराजित कौन हुआ था? तो मोहम्मद गौरी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। तो याद रखना आपको कि कोशिका की आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सूरजकुंड झील है यह स्थित है हरियाणा राज्य में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में। याद रखना है आपको कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो यह निर्मित होता है कॉपर, टीन और जिंक से। याद रखना है आपको गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो यह कॉपर, टीन और जिंक से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो बेरी रोग है यह कमी होती है दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आईन-ए-अकबरी है इसके लेखक कौन थे? तो यह अबुल फजल थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये जो गोल गुंबज है यह स्थित है दोस्तों बीजापुर कर्नाटक में।
तो यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।